हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत। क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत आज हम यहाँ पर अगले पार्ट को लेकर चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है जैव विविधता को लेकर। यहाँ पर हम पर्यावरण के अंतर्गत जैव विविधता के टॉपिक को देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक हम यहाँ पर स्टडी करने जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 2 महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं। यूपी पीसीएस का और यूपीएससी दोनों का प्री एग्ज़ाम है और एनवायरनमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। करंट ओरिएंटेशन भी वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत जल्दी करंट प्रोग्राम वहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। तो पिछले 1-2 साल का जो भी करंट है, 1-1.5 साल का जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो आपको पढ़ना चाहिए उनको लेकर, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अगर टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है, आपका रिवीजन हो जाता है, तो उससे पढ़ने की स्थितियाँ बहुत आसान हो जाती हैं, रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं जैव विविधता के टॉपिक को लेकर। समझते हैं यहाँ पर जैव विविधता में क्या क्या चीज़ें आती हैं और यह किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको यहाँ पर रिवीजन करना कैसे कम समय में आसान बनाया जा सकता है। तो अगले कुछ देर मिनटों में, घंटों में यहाँ पर हम इस चीज़ों को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक ग्राफ है जैव विविधता के अंतर्गत। यदि आपको कभी सेल्फ स्टडी करनी हो तो हमेशा मैं कहता हूँ ग्राफिंग सबसे मस्ट है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर ग्राफिंग बहुत ज़रूरी है। हमें देखिए जैव विविधता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो जैव विविधता को मैंने कुछ बड़े बड़े मोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि आपको जैव विविधता की यहाँ पर हम परिभाषा को देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, उसके साथ जैव विविधता का थोड़ा सा परिचय जानेंगे, जैव विविधता क्या होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे जैव विविधता के कटिबंधीय क्षेत्रों में कैसी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता कैसी है, वहाँ पर जैविक संगठन की स्तरीय विविधता कैसी है, आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी को लेकर। इसके बाद जैव विविधता का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर एक अल्फ़ा, बीटा और गामा स्थितियाँ आती हैं। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या हैं, जैव विविधता प्रवणता क्या होती है, जैव विविधता के महत्व को देखेंगे, जिसमें हम भूमंडलीय स्तर में जैव विविधता को देखेंगे, जिसमें अत्यधिक, अधिक, कम और निम्न के स्तर पर इसको वर्गीकृत करते हुए समझेंगे। प्रवाल भित्तियों के बारे में जानेंगे। भारतीय जैव विविधता की स्थितियों को देखेंगे, जिसमें वास स्थान के आधार पर और स्थलाकृति के आधार पर इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद संवेदनशील स्थल और समुद्री संवेदनशील स्तरों के बारे में भी हम इसमें समझेंगे जैव विविधता के स्तर पर। और जैव विविधता ह्रास के क्या कारण है, क्यों नष्ट हो रही है आपकी जैव विविधता। जैव विविधता का संरक्षण यदि आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसमें स्वस्थाने और बाह्य स्थाने क्या होता है। जीवों के अस्तित्व पर संकट वहाँ पर उत्पन्न होता है, इसके लिए एक संस्था है IUCN। तो IUCN क्या काम करती है, इसके द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट क्या होती है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी उपाय क्या क्या किए गए हैं, जिसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 और जैविक विविधता अधिनियम 2002 है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा यहाँ पर ये टॉपिक है, इसी को हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं जैव विविधता के अंतर्गत। ये आपकी पूरी की पूरी एक ग्राफिंग हमने कर ली है, अब इसी को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जैव विविधता क्या होती है। तो इसकी हमने कहा हम इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे, एक परिभाषा देखेंगे, जिसके माध्यम से आपको समझना आसान हो जाए कि जैव विविधता का तात्पर्य क्या होता है। तो जैव विविधता के लिए क्या लिखा हुआ है, जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता। कैसी विभिन्नता, विभिन्नता के साथ साथ प्रजातियों के मध्य पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता। तो अर्थात जहाँ पर जीव रहता है उस क्षेत्र की विभिन्नता, और एक जंतु दूसरे जंतु से अलग कैसे है, तो उस प्रजाति में उस जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता के आधार पर हम जैव विविधता को समझते हैं। तो जैव विविधता क्या है, 2 आधारों पर देखी जाती है। एक तो जीवों के मध्य प्रजातिगत स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता है, दूसरा उनके आवासीय स्थान पर जहाँ वो पारिस्थितिक तंत्र में जिसमें रहते हैं, पर्यावरण जो प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर जो विभिन्नता होती है, इसके आधार पर हम कहते हैं कि जैविक विविधता या जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा अन्य परिचयों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि 1980 में E.A. नोर्स एवं I.E. मैकमेनस जैसे व्यक्तियों ने यहाँ पर जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पर 1980 में किया गया था और E.A. नोर्स और I.E. मैकमेनस ने यहाँ पर इसके किया था। इसके अतिरिक्त उच्च जैव विविधता वाले समुदाय, उच्च जैव विविधता जहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनको हमने अधिक उत्पादक, स्थायी और अधिक प्रतिरोधी होते हैं।
कहने का मतलब यदि ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, तो जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है वो क्षेत्र कैसे होते हैं? अधिक उत्पादक होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वहाँ होती है, स्थायी होते हैं, ज़्यादा समय तक सस्टेन रहते हैं और अधिक प्रतिरोधी होते हैं दूसरी चीज़ों के प्रति। वहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता उनकी ज़्यादा बेहतर होती है, सर्वाइवल की स्थितियाँ उनकी ज़्यादा बेहतर होती हैं। अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च जैव विविधता के कारण क्या हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च जैव विविधता के कारण क्या हैं, इसको बनाकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, ऐसा चुनाव करने को दे सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं क्या क्या है। पहला, हिमानीकरण का ना होना। ऐसे क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा होगी जहाँ हिमानीकरण अर्थात बर्फ आच्छादित नहीं होंगे, बर्फ हमेशा नहीं होगी। दूसरा, कम मौसमीय परिवर्तन स्थायी पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन देता है। जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बहुत जहाँ पर एक ही तरीके का मौसम वहाँ पर बना रहता है, तो वहाँ पर जीवों को अनुकूलन करने में आसान रहता है। यदि मौसम बदल रहा है तो वहाँ पर उनको अनुकूलन में लगातार परिवर्तन होता है, उससे उनको समस्याएं आती हैं। लेकिन एक ही तरह के मौसम के कारण वहाँ पर जब तापमान है, वायु है, आर्द्रता है, यदि एक ही स्थिर बनी रहे तो वहाँ पर जीवों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसा पर्यावरण जो होता है एक स्थायी परिवर्तन की बात करता है, जिसे हम निकेत विशिष्टीकरण कहते हैं। निकेत का मतलब होता है एक सूक्ष्म आवास, एक आवासीय व्यवस्था जहाँ पर विशिष्ट प्रकार की स्थितियाँ हों, जैसे एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाए, एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण पाया जाए, विशिष्ट प्रकार का मौसम पाया जाए, तो उसको हम कहते हैं कि विशिष्ट निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन इसे देते हैं। सूक्ष्म जीवों व कीट पतंगों की अधिकता एक जाति का प्रभावी होना संभव नहीं। यदि यहाँ पर देखा जाए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो उसमें सूक्ष्म जीवों और कीट पतंगों की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। किस प्रकार के जीव ज़्यादा पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव एवं कीट पतंगों की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। दूसरा, एक जाति का प्रभावी होना यहाँ पर संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर विविधता होने के कारण। तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता की स्थिति के बारे में। नेक्स्ट बात आती है कि जैविक संगठन की स्तरीय विविधता की बात कर लेते हैं। जैविक संगठन की स्तरीय विविधता, तो यहाँ पर इसे हम 3 आधार पर देखते हैं। आनुवांशिक विविधता कहते हैं, प्रजाति विविधता कहते हैं और पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। तो आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक का मतलब पता है आपको, जीन है, गुणसूत्र है, यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो वो आपके आनुवांशिक परिवर्तन की बात करता है। यहाँ भी वही होगा। जीन में परिवर्तन, प्रजाति में विविधता। जीन में परिवर्तन के कारण प्रजातिगत स्तर पे पाई जाने वाली जो विविधता है उसी को हम कहते हैं आनुवांशिक विविधता। अब इतनी बड़ी परिभाषा को मैंने सिर्फ यहाँ पर जीन में परिवर्तन, प्रजाति में विविधता लिख लिया है, जो मेरे लिए समझने के लिए आसान है। एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य में पाई जाने वाली विभिन्नताएं आप देख सकते हैं। मनुष्य का कलर जो होते हैं कई अलग अलग तरह के हैं, उनके चेहरे की जो बनावट है वो कई अलग अलग तरीके की होती है, उनकी शारीरिक संरचना जो होती है, कोई बहुत मोटा है, कोई पतला है, कोई अच्छा जो संरचनाएं हैं वहाँ पर ऐसी है। साथ ही वहाँ पर आपको अगर चेहरे की संरचनाएं भी कई अलग अलग तरीके की होती हैं, बोलने की शैली अलग है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी मनुष्यों में विभिन्नता पाई जाती है। वो किस कारण से है? आनुवांशिक विभिन्नता। इसी तरीके से प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता क्या है कि विभिन्न प्रजाति में पाई जाने वाली विभिन्नता, जिसमें 0 होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ 1 होगा वहाँ सबसे कम प्रजाति विभिन्नता पाई जाती है। ये एक मानक है। मानक के संदर्भ में कि प्रजाति विविधता को मापने के संदर्भ में वहाँ पे 0 और 1 का मानक रखा गया है और 0 से 1 के बीच कई सारे मानक 0.1, 0.111 इस तरीके से चीज़ों को विकसित किया गया है। तो यहाँ पर प्रजाति विविधता, विभिन्न प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता, जैसे बिल्लियों में ही देखा जाए तो बिल्ली जो होती है, एक छोटी बिल्ली है आपकी जो घरों में पालतू तौर पे रहती है, एक जंगली बिल्ली होती है, इसके अलावा शेर है, इसके अलावा शेरनी है या फिर चीता है, बाघ हैं, वो सब क्या हैं? बिल्ली प्रजाति के हैं। लेकिन बिल्ली में भी कई अलग अलग, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो वहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ उसमें पाई जाती हैं। इसी तरीके से पारिस्थितिकी विविधता को देखिए तो पारिस्थितिकी विविधता में पारितंत्र स्तर की विभिन्नता, अर्थात जहाँ पर रहने वाले आवासीय क्षेत्रों के आधार पर पाई जाने वाली विविधता को हम पारितंत्र के स्तर की विविधता कहते हैं। जैसे कि वन हो गया, रेगिस्तान हो गया, तो कोई वन में रहता है, कोई समुद्र में रहता है, कोई पानी में रहने वाला है, कोई रेगिस्तान में रहने वाला है, तो वहाँ पर अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं और हर जगह पर कोई ना कोई जीव इत्यादि पाया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी विविधता इसे कहते हैं। इसके बाद आता है जैव विविधता का आप मापन कैसे करेंगे। तो जैव विविधता का देखिए मापन करने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जो जातीय समृद्धि होती है
वो एक निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। जो विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं उसमें कई प्रकार की संख्या अर्थात संख्या के आधार पर उनमें कई डिफरेंसेस होते हैं, संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और यहाँ पर ये सब पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो जातीय समृद्धि जो होती है वो एक निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत होती है, विभिन्न प्रजातियों की और उनकी संख्या के आधार पर होती है, जहाँ एक निश्चित पर्यावरण अनुकूलन में वहाँ पर वो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। अब जातीय समृद्धि के आधार पर ही हम यहाँ पर 3 प्रकार की विविधता को देखते हैं, अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। अल्फा विविधता एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या का आनुवंशिक स्तर पर जो विभिन्नता पाई जाएगी, जो विविधता पाई जाएगी, वो क्या कहलाएगी? अल्फा विविधता। एक बार और समझ लेते हैं, अल्फा विविधता क्या है? अल्फा विविधता से तात्पर्य एक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों की जो संख्या है उसमें आनुवंशिक स्तर पर जो विविधता पाई जाती है उसे हम कहते हैं अल्फा विविधता। देखिए, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना हो तो यहाँ पर एक पूरी परिभाषा लिखने के बजाय सिर्फ आप उन शब्दों का चुनाव करें जो कि आपको पूरे परिभाषित करने में समझ में आ जाएं। आप इस नोट्स को देखेंगे तो यहाँ पर पूरी जैव विविधता को हम पढ़ भी लेंगे, कम चीज़ों में सारे नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। कम शब्दों का चयन किया गया है लेकिन महत्वपूर्ण शब्दों का चयन किया जाता है, जिससे आप कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक नॉलेज को क्रिएट कर पाएं और अच्छे तरीके से रिवीजन में काफ़ी आसान होता है। इसके बाद बीटा विविधता आती है। बीटा विविधता क्या है? प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर पर्यावरणीय विविधता परिवर्तित होती रहती है, जिसे हम प्रजातीय स्तर पर देखते हैं। तो बीटा विविधता क्या है? प्रजाति के आधार पर यहाँ पर विविधता को बात कर रहे हैं। और यहाँ होता क्या है, जो प्रजातियों में परिवर्तन हो रहा है उसका एक मूल बहुत कारण होता है पर्यावरणीय विभिन्नता, अलग अलग पर्यावरण। और वो पर्यावरण क्या हो, लगातार जब परिवर्तित होता रहता है तो उससे प्रजाति के स्तर पर भी परिवर्तन देखने को मिलता है और वहाँ पर उसे हम कहते हैं बीटा विविधता। तो सिंपल शब्दों में कहें, प्रजाति के स्तर पर पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण जो विविधता पाई जाती है उसको हम कहते हैं बीटा विविधता। तो पर्यावरणीय विभिन्नता कारण, परिवर्तन के कारण जो प्रजाति के स्तर पर विविधता पाई जाती है वो आपकी बीटा विविधता है। इसी तरीके से गामा विविधता एक विरोध क्षेत्र, ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध के स्तर को हम कहते हैं गामा विविधता। तो विभिन्न प्रजातियों के एक विरोध, यहाँ पे एक विशेष क्षेत्र की बात करता है, एक विशेष क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के मध्य एक अंतः संबंध स्थापित होता है उसको हम कहते हैं गामा विविधता। जैसे कि अब मान लीजिए एक पेड़ पौधा है, पेड़ जो है प्राथमिक उत्पादक है, वहाँ पर वो शाकाहारी जंतुओं को भोजन पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। वहीं जो आपका जीव है उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो उनके लिए आपको पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, उन दोनों के मध्य क्या है, एक अंतर संबंध स्थापित हो रहा है। इसे आप क्या कहते हैं, गामा विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर गामा विविधता को हमने समझ लिया, बीटा विविधता को समझ लिया और अल्फा विविधता को समझ लिया। इसके बाद आता है जातीय बाहुल्य क्या होता है। जातीय बाहुल्य किसे कहते हैं? तो जातीय बाहुल्य को क्या कैसे परिभाषित किया गया है कि एक क्षेत्र में, जातीय बाहुल्य एक क्षेत्र में कुल प्रजातियों का अनुपात, कुल प्रजातियों का अनुपात दूसरे क्षेत्र के कुल प्रजातियों के अनुपात में कितना अधिक है, इसकी जो माप की जाती है उसी को आप जातीय बाहुल्य कहें। सीधा सीधा क्या मतलब है, कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन कैसा कर रहा है, दो अलग अलग क्षेत्रों का कंपैरिजन कर रहा है। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या दूसरे क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या से कितना अधिक है, कितना कम है, उसकी जो मापन करने की प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं जातीय बाहुल्य की स्थिति। बाकी आपकी पूरी परिभाषा लिखी हुई है। इसके बाद वर्गीकी से क्या तात्पर्य है? तो वर्गीकी प्रजातियों के विभिन्न समूहों के मध्य आनुवंशिक संबंध को दर्शाने के लिए हम वर्गीकी का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? प्रजातियों के विभिन्न समूहों के मध्य आनुवंशिक संबंध को दर्शाने के लिए वर्गीकी का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात? इतना हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एक एक करके आप पढ़ते चलोगे, एक बार बिठाते चलोगे, इनके एग्जाम्पल क्रिएट करते चलोगे, सोच के चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे कई बार आपको समस्या आ जाए, लेकिन अगर आप समझ के चलोगे, एग्जाम्पल इसी में क्रिएट कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ सकें। लेकिन अपने स्तर पर अगर आप चीज़ें इसे समझ लेंगे, एक बार इस तरीके से पढ़ लेंगे, कम शब्दों में चीज़ों को लिखना सीख जाएंगे, नोट्स अच्छा बनाने समझ जाएंगे और रिवीजन करना आसान हो जाएगा, तो अब बहुत आसान हो जाएगा परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक आउट करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करके आना। इसके बाद आता है जैव विविधता की प्रवणता से क्या तात्पर्य है। तो जैव विविधता की प्रवणता
उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में जो अंतर दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं जैव विविधता की प्रवणता। कैसे? उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में जो अंतर दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं जैव विविधता की प्रवणता। पहाड़ों पर क्या है, जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाती है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं की संख्या होती है कम होती है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ऊपर संख्या कम होगी और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे संख्या उनकी बढ़ती चली जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जातीय प्रवणता की स्थिति जैव विविधता की प्रवणता इसे कहते हैं। कहाँ पर कितनी संख्या में जैव विविधता पाई जाती है, जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग क्षेत्रों में उसी को हम जैव विविधता प्रवणता कहते हैं। जैव विविधता का महत्व क्या है? जैव विविधता इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? हमें क्यों इसका संरक्षण करना चाहिए, हमें क्यों इसका ख्याल रखना चाहिए, हमें क्यों इसके लिए प्रयास करने चाहिए? देखिए, जैव विविधता जो है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। पेड़ पौधे हैं जिसके माध्यम से आप खाद्यान्न हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, पेड़ पौधे वो उपलब्ध कराते हैं, प्लस बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको मीट्स के रूप में आप प्रयोग करते हैं, तो खाद्य पदार्थों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। ड्रग्स व दवाइयों के हेतु औषधि पौधे होते हैं जो वहाँ पर दवाइयों के संदर्भ प्रयोग किए जाते हैं। सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक दृष्टि प्रयोग किए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि खाद्यान्न, पर्यटन, मनोरंजन, विनिर्माण के क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिक रूप से मृदा निर्माण के लिए, अपशिष्ट निस्तारण के हेतु, वायु व जल के शुद्धिकरण हेतु, पोषण चक्रीकरण, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के रूप में जैव विविधता का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। और ये सारी चीज़ें पोषण चक्रीकरण, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सब हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, तो ये सब आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो जैव विविधता के महत्व के संदर्भ में इनको ध्यान में रखना है। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हेतु, ड्रग्स एवं दवाइयों के निर्माण हेतु, पारिस्थितिकी रूप से, सौंदर्यात्मक सांस्कृतिक दृष्टि से। सांस्कृतिक दृष्टि से कई बार पूजा पाठ के संदर्भ में इनका प्रयोग करते हैं। कई लोग वहाँ पर मानते हैं जीव जंतुओं, पक्षियों, पेड़ों को कि वहाँ पर उनकी पूजा इत्यादि करते हैं। तो सौंदर्यात्मक तौर से बहुत सारे वहाँ पर आपके प्रोडक्ट जो होते हैं वो वहाँ पर बनाए जाते हैं इन्हीं पेड़ पौधे इत्यादि के या फिर अन्य जीव जंतुओं के संसाधनों का प्रयोग करके। आर्थिक दृष्टि से खाने पीने की चीज़ें हैं, पर्यटन के लोग घूमने जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में सैर सपाटा के लिए या फिर सफारी इत्यादि का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके के जैव विविधता के महत्व है हमारे पास। भूमंडलीय जैव विविधता। अब भूमंडलीय जो जैव विविधता है, देखिए वहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ, आर्द्र भूमियाँ, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। बायोम के अंतर्गत इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर हमें इसे दोबारा डिटेल से यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अधिक जैव विविधता वाले अर्थात इनसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? मानसूनी क्षेत्र और घास के मैदान। इससे भी कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कम जैव विविधता वाला जिसे क्षेत्र कहते हैं पठारी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। और निम्न जैव विविधता उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता के आधार निम्न किसमें सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से हैं? उनमें से आपको ऐसे कोई ऑप्शन दे सकता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है और इस आधार पर बाकी के। तो इनको यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको याद रखने में आसानी होगी। आप इस क्वेश्चन को आप गलत करके यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इसको एक बार ध्यान रखना है। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ, आर्द्र भूमियाँ, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र मानसूनी क्षेत्र और घास के मैदान। कम जैव विविधता वाले क्षेत्र पठारी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आती है प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ हमने उस टॉपिक में नहीं पढ़ा था, इसलिए इसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो प्रवाल भित्तियों का क्या मतलब होता है? ये प्रवाल शैल या श्रेणियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान की तरह होती हैं या चट्टान होती हैं, जिसे प्रवाल जो मूलतः जो प्रवाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा निर्मित होता है। तो प्रवाल जो होती हैं एक तरीके की चट्टान की तरह वहाँ पर समुद्री क्षेत्रों में श्रेणियों के रूप में वहाँ पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक यहाँ पर ये प्रवाल शैल वहाँ पर विकसित होते हैं। और जो मूलतः जो प्रवाल होता है वो किसका बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, उनसे वहाँ पर निर्मित होता है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रवाल निम्नलिखित में से किसका बना होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। या प्रवाल की चट्टानें किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। समुद्री वर्षावन वाले क्षेत्रों में यहाँ पर इनकी उपस्थिति देखी जाती है। प्रवाल भित्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, तटीय प्रवाल भित्तियाँ जो समुद्र तट पर पाई जाती हैं। प्रवाल रोधिकाएँ जिसे हम सैल भित्तियाँ समुद्र तट से दूरी पर स्थित या लैगून इत्यादि में पाई जाती हैं। तो या तो एक तो एकदम समुद्र तट का जहाँ होता है वहाँ पर पाई जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं तटीय प्रवाल भित्तियाँ। जो समुद्र तट से कुछ दूरी पर पाई जाती हैं या पर्टिकुलर लैगून इत्यादि झील इत्यादि में पाई गई हैं,
बीच इत्यादि में, तो वहाँ पर आपको देखा जाए तो उन्हें हम कहते हैं प्रवाल रोधिकाएँ। एक चारों तरफ से रोधिका बनाए जिससे वहाँ पर टकरा कर कोई भी चीज़ ज़्यादा आगे जा नहीं पाती, ये वहाँ पर एक रोकने का कार्य करती हैं। प्रवाल द्वीप वलय, वर्तुक या कार्य भित्तियाँ खुले स्थानों से लैगून के अंदर की ओर एक वर्तुक आकार की संरचना बना लेती हैं, जिससे यहाँ पर दो लोग कनेक्ट करने का काम करती हैं और उसी के थ्रू वहाँ पर चीज़ों का संचालन होता है। इनका यहाँ पर बेसिकली चित्र बनाया जा सकता है। इसको समझने के लिए आप एक चित्र यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का नहीं, सर्च भी कर लेंगे आप यूट्यूब पर नहीं, गूगल पर प्रवाल रोधिका प्रवाल द्वीप वलय, तो वहाँ पर आपको एक चित्र मिल जाएगा, तो आपके दिमाग में एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। बाकी परिभाषा यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिखी है। तो यहाँ पर तटीय प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? समुद्र तट पर। प्रवाल रोधिकाएँ कहाँ पाई जाएंगी? समुद्र तट से दूरी या लैगून पर। और प्रवाल द्वीप वलय कहाँ पाए जाएंगे? ये आपके वर्तुकारी भित्तियाँ खुले स्थानों या लैगून के अंदर पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियों का उपयोग क्या है? यदि यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रवाल भित्ति, आपको कभी पूछा जाए प्रवाल भित्ति किस तरीके से प्रयोग की जा सकती हैं, कैसे प्रयोग होता है, देखिए प्रवाल भित्ति का उपयोग है आभूषणों के निर्माण में, 3000 जीव जंतुओं के आश्रय के रूप में, मतलब लोगों को वहाँ पर रहने का, जीव जंतुओं को रहने को एक आवासीय सुविधा वो उपलब्ध कराती हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर इनका प्रयोग करके आप आभूषणों का इत्यादि का भी आप निर्माण करते हैं। उपस्थिति कहाँ पर पाई जाती है? 100 से अधिक देशों में इनकी उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। प्रवाल के लिए क्या आवश्यक है, किस तरीके का वातावरण होना चाहिए, वो भी है। प्रवाल के लिए 200 फुट से कम गहराई होनी चाहिए। अत्यधिक अनुकूल स्थिति होती है इनके लिए। भारतीय भित्ति क्षेत्र में 2375 वर्ग किलोमीटर में आपको प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। कितना? 2375 वर्ग किलोमीटर में भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बारे में हम सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये है। इसके अतिरिक्त भारत की बात करें तो लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, महाराष्ट्र में इनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी गई है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आपको, भारत में यहाँ पर इतने क्षेत्रों में आपको प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। कई बार पूछा है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, इनको याद रखना है कि अगर इस तरीके कोई ऑप्शन बनता है, क्वेश्चन बनता है, तो आप उसका आंसर आसानी से दे पा रहे हों। इसके बाद मानवीय क्रियाओं एवं जल प्रदूषकों से समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल भित्ति नष्ट होती हैं। मानवीय क्रियाओं एवं जल प्रदूषकों से समुद्री तापमान में वृद्धि से प्रवाल भित्तियाँ नष्ट होती हैं। तो यहाँ पर यदि समुद्री तापमान में वृद्धि हो रही होगी तो उससे प्रवाल भित्तियों पर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो वहाँ पर नष्ट हो जाती हैं। इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 लाई गई, जिसके माध्यम से तटीय पर्यावरण संसाधन घोषित किया गया। किसे? प्रवाल भित्ति को क्या घोषित किया गया? तटीय पर्यावरण संसाधन घोषित किया गया, जिनकी प्रदूषण एवं मौसम संबंधी भीषण संकटों में सुरक्षा करनी होगी। तो यहाँ पर जब तटीय पर्यावरण संसाधन इसे घोषित कर दिया गया तो उसके माध्यम से इनके संरक्षण के प्रयास वहाँ पर खुल जाते हैं, और यहाँ पर इनका संरक्षण किससे करना है? प्रदूषण के समय भी करना है, और साथ साथ यहाँ पर मौसम संबंधी भीषण संकटों के समय भी। इसके बाद अब बात करते हैं भारतीय जैव विविधता के बारे में, चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय जैव विविधता कहाँ कहाँ और कैसी कैसी यहाँ पर पाई जाती है। देखिए भारतीय जैव विविधता में हम दो आधार पर इसे देखेंगे, एक वास के स्थान पर देखेंगे, दूसरा स्थला परिस्थिति या स्थलाकृति के आधार पर इसे देखेंगे। तो वास स्थान के आधार पर यदि हम देखें तो मलायन है, जो पूर्वी हिमालय और समुद्र तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इथोपियन प्रकार की जैव विविधता है, वहाँ पर राजस्थानी अर्थात एक राजस्थानी शुष्क वातावरण जो है उसे इथोपियन आपकी वासस्थान कहते हैं। यूरोपियन जलवायु भी पाई जाती है जिसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है, और भारतीय जो कह सकते हैं जैव विविधता या वासस्थान जैसे पठारी क्षेत्रों में कहते हैं। तो वासस्थान के आधार पर भारतीय जो जैव विविधता है वो 4 प्रकार की है। मलायन जैव विविधता है, इथोपियन जैव विविधता है, यूरोपियन जैव विविधता है और भारतीय जैव विविधता है। तो यहाँ पठारी, उच्च हिमालय, राजस्थानी और पूर्वी हिमालय या समुद्र तटीय क्षेत्रों को इसको हम समझ लिए। इसके बाद पारिस्थितिकी स्थलाकृति के आधार पर, तो पारिस्थितिकी स्थलाकृति के आधार पर हिमालय पर्वत तंत्र, प्रायद्वीपीय प्रदेश और मध्यवर्ती मैदान, इसे 3 भागों में डिवाइड करके वहाँ पर उनकी जैव विविधता का संदर्भ में हम चर्चा करते हैं, वहाँ की जैव विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, संरक्षण संबंधी प्रयास करते हैं। इसके बाद आता है संवेदनशील स्थल या हॉट स्पॉट क्या होते हैं। तो हॉट स्पॉट को लेकर कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं, हॉट स्पॉट होता क्या है, कहाँ कितने हैं,
इसको लेकर। तो इसको लेकर मैंने पूरा एक यहाँ पर चीज़ें पॉइंट आउट किए हुए हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हॉटस्पॉट क्या है। सबसे पहले देखिए, नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। हॉटस्पॉट क्या है? देखिए यहाँ पर जॉर्जिया, यहाँ पर कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जातियाँ यहाँ पर हो गए, जातियों की यहाँ पर पर्याप्तता हो, स्थानीय जातियों की अधिकता हो। तो पर्याप्त मात्रा में ये डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर गलत है, यहाँ पे जातियाँ होंगी, प्रजातियाँ होंगी। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जातियों की पर्याप्तता हो और स्थानीय जातियों की जिसमें अधिकता हो। दूसरा, 1500 संवहनीय पौधे जो अन्यत्र कहीं ना पाए जाते हों। तीसरा, 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति जीव विलुप्ति के कगार पर होंगे। जब ये सारी चीज़ें एक ही क्षेत्र में पाई जाएंगी तो उसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहेंगे? हॉट स्पॉट। क्या क्या होना चाहिए? ये चारों आयाम होने चाहिए। जातियों की पर्याप्तता, स्थानीय जातियों की अधिकता, 1500 संवहनीय पौधे जो अन्यत्र कहीं न पाए जाते हों, 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो, 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर हों। अगर ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर हो रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? हॉट स्पॉट की संज्ञा देते हैं। विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं? 34 हॉट स्पॉट हैं। कितने? 34 हॉट स्पॉट हैं। अफ्रीका में 9 हैं, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मिलाकर 12 हैं, उत्तरी व मध्य अमेरिका में 4 हैं, दक्षिण अमेरिका में 5 हैं, यूरोप एवं मध्य एशिया में 4 हैं। तो इस तरीके से टोटल जो आपके 34 हॉटस्पॉट विश्व में हैं, जिसमें से सर्वाधिक जहां पर है एशिया व ऑस्ट्रेलिया मिलाकर 12 है, और सबसे कम की बात करें तो यूरोप और उत्तरी एवं मध्य अमेरिका में सिर्फ 4 हैं। तो इस तरीके से इन्हें ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य डाटा भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि विश्व के 60% पौधों, पक्षियों, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर का संरक्षण क्षेत्र है। क्या? हॉटस्पॉट। विश्व के 60% पौधों, पक्षियों, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर का संरक्षण क्षेत्र है हॉटस्पॉट। भारत में 3 हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और हिमालयी क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त भारत की 5150 प्रजातियां पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में। कितनी? 5150 प्रजातियां हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भारत की पाई जाती हैं। समुद्री संवेदनशील स्थल, जिसको हम कहते हैं होप स्पॉट। एक होता है हॉट स्पॉट, दूसरा होता है होप स्पॉट। होप स्पॉट का क्या मतलब हुआ है? समुद्री संवेदनशील स्थल। अब ये क्या होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। तो सिल्विया अर्ल जनक हैं इसके। 2014 में यहाँ पर उन्होंने, सिल्विया अर्ल ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया समुद्री संवेदनशील स्थल का। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र से घोषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र जो है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, उसी को आपको होप स्पॉट कहते हैं। मिशन ब्लू मतलब समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का वैश्विक संजाल। क्या है? समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का वैश्विक जो संजाल है उसी को हम कहते हैं मिशन ब्लू। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त 76 वैश्विक समुद्री संवेदनशील स्थल हैं 2016 के अनुसार। वर्तमान में यहाँ पर ये संख्या 102 तक पहुँच चुकी है। तो होप स्पॉट कितने हैं? 102। हॉट स्पॉट कितने हैं? 34। तो होप स्पॉट आपके विश्व में ज़्यादा हैं, ये टोटल कितने? 102 हैं। भारत में 2 होप स्पॉट हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आप क्या हैं? होप स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट 3 हैं, होप स्पॉट 2 हैं भारत में। अब देखिए कहाँ पर विश्व में जो टोटल 102 हैं वहाँ पर कहाँ कितने हैं? अटलांटिक महासागर में 34 हैं, प्रशांत महासागर में 35 हैं, हिंद महासागर में 18 हैं, भूमध्य सागर में 7 हैं, आर्कटिक सागर में 4 हैं और दक्षिणी सागर में 3 हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर में 35 हैं और अटलांटिक महासागर में 34 हैं। सबसे कम की बात करें तो दक्षिणी सागर में सिर्फ यहाँ पर 3 होप स्पॉट यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। टोटल कितने हैं? 102 होप स्पॉट हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने हॉट स्पॉट और होप स्पॉट को देख लिया और दोनों के मध्य जो अंतर है उस अंतर को भी हमने यहाँ पर समझ लिया। अब इसके बाद आता है कि हम यहाँ पर जीवों के संरक्षण को लेकर क्या प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जैव विविधता ह्रास होता क्यों है, उनके कारण क्या हैं और फिर इनको संरक्षण को लेकर हम क्या क्या प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैव विविधता ह्रास के कारण आवासों का बिखराव व विनाश होना, अर्थात जो जीव जंतु जिन क्षेत्रों में रहते हों अगर वो आवास आपके नष्ट हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है, किसी न किसी कारण उनका अधिग्रहण करके वहाँ आवास बना दिए जाएँ, घर बना दिए जाएँ, औद्योगिक क्षेत्र बना दिए जाएँ, उसके कारण वन्य जीवों का अवैध शिकार होगा तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे।
विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के कारण स्थानीय प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। सह विलुप्तता अर्थात एक के विलुप्त होने से उस पर आधारित दूसरे जीवों की विलुप्तता हो जाए। जैसे कि वहाँ पर अगर हम देखें कि जैसे कि कुछ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, अगर मान लीजिए शाकाहारी कोई जीव है, वो पर्टिकुलर कोई घास खाता हो या पेड़ पौधे खा रहा है, और वो अगर वहाँ पर वो पेड़ पौधा विलुप्त हो जाए तो उस विलुप्ति के कारण जो व्यक्ति, जो जीव उस घास को या पेड़ को या उससे पत्तियों खा रहा था वो उसको नहीं मिलेगा और उसके कारण वो भी विलुप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं सह विलुप्तता। प्रदूषण व वैश्विक तापन, ये तो सबसे बड़ी समस्या है आवासों के यहाँ पर जैव विविधता नष्ट होने का। और स्थानांतरित कृषि, एक स्थान पर कृषि, फिर वहाँ पर ज़मीनों, वहाँ पर भूमि को, वन को वहाँ पर काट देते हैं, वहाँ कृषि की, अगली बार कहीं और, फिर वहाँ कटाई की, तो इसके कारण भी आपको जैव विविधता का नुकसान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्रास होता है। अब बात करते हैं यदि यहाँ पर ह्रास हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। भाई संरक्षण तो करना पड़ेगा ना, उनके संबंधी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो किस तरीके से हम जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, उनको किस तरीके से बचा सकते हैं, तो इसके संबंधी प्रयासों की चर्चा करते हैं। देखिए, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए हम दो तरीके की प्रक्रियाएं अपनाती हैं, एक स्वस्थान है, दूसरा बाह्य स्थान है। इसे इन सीटू कहते हैं, सीधू लिखा हुआ है, इन सीटू और एक्स सीटू। तो यहाँ पर बाह्य स्थान है और स्वस्थान है। स्वस्थान के अंतर्गत क्या क्या आता है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन और झीलें। स्वस्थानी का मतलब क्या होता है, अर्थात जो जीव जंतु जिस प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाते हैं उनका उसी क्षेत्र में वहाँ पर संरक्षण किया जाए, तो उसको कहा जाता है स्वस्थानी। बाह्यस्थानी क्या मतलब हुआ है कि जिस प्राकृतिक क्षेत्र में वो पाए जाते हैं वहाँ पर उनका संरक्षण ना करके उनको लेकर कहीं और जाया जाए, दूसरी जगहों पर, जैसे चिड़ियाघर हो गया, जू हो गया, या अन्य कहीं आपके शोध अनुसंधान क्षेत्र हो गए, पार्क हो गए, और वहाँ पर ले जाकर उनका हम संरक्षण करें, तो उसको कहते हैं बाह्य स्थानीय। तो स्वस्थानी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, और बाह्य स्थानीय के अंतर्गत यहाँ पर आपको चिड़ियाघर है, वनस्पति उद्यान है, जीन बैंक है, बीज बैंक है, जीन सफारी पार्क हैं, उत्की संवर्धन केंद्र हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। चिड़ियाघर आप लोग गए होंगे कहीं ना कहीं, वनस्पति उद्यान है, जीन बैंक जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवों के जीन का संरक्षण किया जाता है, बीज बैंक है, पौधों के बीजों को वहाँ पर संकलित किया जाता है, जीन सफारी पार्क हैं जहाँ पर उनके माध्यम से जीनों को संकलित करके उनके माध्यम से विकसित जीवों को वहाँ पर फिर एक पार्क विकसित किया जाता है, जीन सफारी पार्क। उत्की संवर्धन है, पौधों में पाए जाने वाले उत्कों को वहाँ पर किस तरीके से विकसित करके उनका विकास किया जाए, जानवरों में पाए जाने वाले टिश्यूज़ को किस तरीके से उनका संवर्धन किया जाए, उसको लेकर क्या क्या काम किया जा सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन अर्थात ठंडे वातावरण में काफ़ी लंबे समय तक किसी चीज़ को संरक्षित करना, फिर उसके बाद हम इन फ्यूचर जब हमें ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर उसको हम कह सकते हैं कि फिर से फर्टिलाइज करके उसको विकसित करने के प्रयास करना, तो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत यहाँ पर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब अधिवास व मानवीय गतिविधियों की यहाँ अनुमति नहीं होती है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में मनुष्यों का बसना प्रतिबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिवास व मानवीय गतिविधियाँ राष्ट्रीय उद्यान में अनुमति नहीं है। जानवरों को चराने, जंगली उत्पाद इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। सभी जीवों का समान संरक्षण होता है, सभी जीवों का समान संरक्षण है। जानवरों को चराने, जंगली उत्पाद इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। अधिवास व मानवीय गतिविधियों की यहाँ पर अनुमति नहीं होती। कहाँ? राष्ट्रीय उद्यान में। तो राष्ट्रीय उद्यान में समझ गए, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं होती, ना आप रह सकते हैं वहाँ पर, ना ही आवास बना सकते हैं, ना वहाँ पर जंगलों में जाकर वहाँ पर किसी प्रकार के उत्पाद को कलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर सभी प्रकार के जीवों का समान संरक्षण को सुनिश्चित किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? यहाँ भी मनुष्य बस नहीं सकता, मनुष्य का बसना यहाँ भी प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ पर्यटन की अनुमति होती है। आप पर्यटन कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने की भी आपको अनुमति दी जाती है। विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित, जैसे यहाँ पर सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जीवों का ही संरक्षण किया जाएगा। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, इनको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों ही यहाँ पर अलग अलग होते हैं और ये इनके मानक हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नोट, कुछ अन्य पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे कि वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार के आदेश और निर्देश पर होती है। किसके आधार से आदेश या निर्देश पर? राज्य सरकार के आदेश या निर्देश पर। सीमा में परिवर्तन है तो राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है
किसकी सीमा में परिवर्तन? वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में यदि परिवर्तन करना होगा तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होगा। एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। एक वन्यजीव जो अभ्यारण्य है उसको तो हम राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय उद्यान को हम वन्यजीव अभ्यारण्य में बदल नहीं सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित कौन करता है, तो यहाँ पर घोषणा जो होती है राज्य सरकार के आदेश व निर्देश पर की जाती है। इसके बाद जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक व सांस्कृतिक दृश्य भूमियां जो वृहद स्थलीय व जलीय पारितंत्र को समाहित करता है। दृश्य अर्थात दिखाई देता हो, स्थलीय और जलीय दोनों हो सकता है, और प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों पृष्ठभूमि से हो सकता है। तो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य भूमियां जो वृहद स्थलीय जलीय पारितंत्र को समाहित करते हैं, एक तो ये। दूसरा, सरकार के द्वारा इनको नामित किया जाता है, गवर्नमेंट इनको नियमित करती है, क्या बायोस्फीयर रिजर्व इनकी बताती, इनको घोषित करती है। यूनेस्को के द्वारा इन्हें मान्यता प्रदान किया जाता है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में एक या अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में एक से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना था। बायोस्फीयर रिजर्व में ही ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। घोषणा सरकार के द्वारा की जाएगी, यूनेस्को के द्वारा इनको संरक्षित किया जाता है, मान्यता प्रदान की जाती है, और समुद्री यहाँ पर जलीय और स्थलीय दोनों पारितंत्र उसमें समाहित हो सकते हैं। अर्थात एक ही के अंतर्गत नदी भी जा रही है, झरने भी हैं, और आपका स्थल क्षेत्र भी वहाँ पर है। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर बात करते हैं कि तो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र की, तो यहाँ पर देखिए ये एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हो गया, जिसमें यहाँ पर एक केंद्रीय क्षेत्र होता है। केंद्रीय क्षेत्र जहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं, ये वाला एरिया। इस वाले एरिया में अर्थात जो मिडिल सबसे बीच का एरिया जो है, इसमें आपको किसी प्रकार की यहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी। जस्ट मिनट। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि यहाँ पर बफर जो आपका केंद्रीय जो क्षेत्र है, मानवीय जो गतिविधियाँ हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। ये जो बीच का एरिया है इसे हम केंद्रीय क्षेत्र कहेंगे, और यहाँ पर कोई भी मानवीय गतिविधियाँ नहीं होंगी। दूसरा है स्थानीय प्रजातियों प्रजाति विविधता युक्त क्षेत्र विनाश रहित अनुसंधान कार्य की यहाँ पर अनुमति हो सकती है। किस क्षेत्र में? इस केंद्रीय क्षेत्र में। किस प्रकार की घोषणा हो सकती है? स्थानीय प्रजातियों प्रजाति विविधता युक्त क्षेत्र विनाश रहित अनुसंधान कार्य हो सकता है। रिसर्च आप कर सकते हैं किस क्षेत्र में? केंद्रीय क्षेत्र में आप रिसर्च की अनुमति सिर्फ आपको वहाँ पर मिलती है, जो कि प्रजातियों की विलुप्तता किस कारण हो रही है, कैसे हो रही है, उससे संबंधित वहाँ पर रिसर्च इत्यादि करनी है, तो उसको लेकर। बफर क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र की सुरक्षा है तो सीमित हस्तक्षेप की अनुमति, ये वाला एरिया। जो केंद्रीय क्षेत्र के बाहर वाला जो सर्कल होता है इसे हम कहते हैं बफर क्षेत्र कहते हैं। बफर क्षेत्र क्या इसलिए है? केंद्रीय क्षेत्र की सुरक्षा है, तो अर्थात इसमें कोई एंटर ना करने पाए। दूसरा, सीमित हस्तक्षेप की अनुमति यहाँ पर होती है। यहाँ पर मानवीय पर्यटन को है या आपको सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, पर्यटन जैसे संदर्भ में, उत्पाद इत्यादि को आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये अनुमति होती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय सहायक क्रियाएं और प्रायोगिक अनुसंधान का कार्य भी आपका बफर स्टेट में होता है। इसके बाद आता है संक्रमण क्षेत्र, जो आपका सबसे बाहरी जो एरिया होता है, इसे हम कहते हैं संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग व सामंजस्य आधारित गतिविधियां, मानवीय अधिवास, कृषि प्रबंधित वन। तो यहाँ पर संक्रमण जो एरिया है, यहाँ पर मानव आवास बन सकता है, यहाँ आप कृषि भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्रबंधित आपको अर्थात एक मैनेजमेंट के स्तर पर वनों का भी आप विकास कर सकते हैं, और स्थानीय लोग ही यहाँ पर रहते हैं, स्थानीय लोगों का ही यहाँ पर वास अधिवास होता है। तो इस तरीके से कोर क्षेत्र हो गया, बफर क्षेत्र हो गया, आपका स्थानीय क्षेत्र हो गया। यहाँ पर सिर्फ सीमित अनुसंधान की अनुमति होती है और किसी चीज़ की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर आपको सीमित मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पर होता है, पर्यटन है, सीमित हस्तक्षेप है, प्रायोगिक अनुसंधान है, पर्यावरण सहायक क्रियाएं हैं, और बाहरी जो क्षेत्र होता है यहाँ मानवीय आपको अधिवास हो सकता है, और आपका साथ ही साथ यहाँ पर सहायक कृषि और प्रबंधित वन की क्रियाएँ हो सकती हैं। तो इस तरीके से सामान्यतः इस क्षेत्र को परिसीमित नहीं किया जाता है, यहाँ पर कोई सीमा इत्यादि नहीं बनाई जाती है, लेकिन यहाँ बफर क्षेत्र और केंद्र और कोर क्षेत्र को वहाँ पर सीमित कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हम कहते हैं आपको जैव मंडलीय आरक्षित या बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया कहते हैं, और इसके अंतर्गत आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर इसी के अंतर्गत आ सकते हैं।
तो इस तरीके से जैसे कि बफर, कई बार केंद्रीय जो क्षेत्र होता है उसको हम राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देते हैं, जो बफर एरिया होता है उसको और उसको पूरा मिलाकर हम वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर देते हैं, और पूरे तीसरे भी जब एंगल सामने होता है उसे हम वन्यजीव आपका बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पर कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे देख लिया। ये थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला हो गया है बेसिकली बहुत ज़्यादा, आई थिंक यहाँ पर मैपिंग, ये भारत के 18 जर्मनली आरक्षित क्षेत्रों की यहाँ पर नेमिंग दी गई है, तो आप इसे मैप में सर्च आउट करोगे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धुंधला है। तो यहाँ पर सब सन वन सारी डाटा और जानकारी इसके अंतर्गत इसमें दी गई थी। तो सम टाइम यूनेस्को की एक सूची है, सर्च आउट करेंगे गूगल में तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सा है। जैसे पंचमढ़ी है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पष्ट हैं। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें हैं जो स्पष्ट ज़्यादा नहीं, शेषाचलम है इसमें। बाकी आप इसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी यूनेस्को की सूची में। बात करते हैं जीवों के अस्तित्व पर जो संकट है उसके लिए IUCN जो होती है एक रेड लिस्ट जारी करती है। इसकी ये क्या है और ये कैसे काम करती है, तो देखिए यहाँ पर जीवों के अस्तित्व पर संकट के लिए IUCN रेड लिस्ट जारी करती है। तो यहाँ पर ये जो रेड लिस्ट है इसके अंतर्गत 9 अलग अलग मानक हैं। कितने? 9 मानक हैं। विलुप्त, एक्सटिंक्ट, जंगल में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रांतिक रूप से संकटापन्न, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, संकटापन्न एंडेंजर्ड, सुभेद वल्नरेबल, कम जोखिम के समीप नियर थ्रेटेंड, कम चिंताजनक लास्ट कंसर्न, अपर्याप्त डाटा डेटा डेफिशिएंट, और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता नॉट इवैल्यूएटेड। तो इस तरीके से जीवों को इन 9 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए श्रेणियाँ यहाँ पर दी हैं, कुछ के नाम यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, आपका यहाँ पर पेंगुइन है, वुड मैमोथ है, जो वुडी मैमोथ है, आपको ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आपके विलुप्त हो चुके हैं। फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के रूप में कुछ दिए हैं, जैसे गुआम रल है आपका, फिर यहाँ आपका साथ ही यहाँ पर पैनामियन गोल्डन फ्रॉग है, ये आपको जंगलों में विलुप्त हो चुके हैं। फिर यहाँ पर क्रिटिकली जो आपका कह सकते हैं कि कौन सा है तीसरा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में यहाँ पर कुछ आपके माउंटेन गोरिल्ला हैं, ब्लैक राइनोज हैं, तो ये आपको इसके अंतर्गत हैं। फिर आपके इंडेंजर्ड हैं जिसमें आपकी ब्लू व्हेल आती है, ग्रीन सी टर्टल आते हैं, तो वो इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। फिर वल्नरेबल के अंतर्गत देखिए तो पोलर बियर है, अफ्रीकन एलिफेंट है, लॉयन है, वो इसमें आते हैं। फिर आपको नियर थ्रेटेंड है, तो इसमें आपको जगुआर आता है, साथ ही मोनार्क बटरफ्लाई आती है। इसके बाद लीस्ट कंसर्न के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ग्रे वुल्फ हैं, ब्लड ईगल हैं, तो ये सारी आपको इसमें आती हैं। प्लस आपकी डॉल्फिन्स हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पर कुछ की डाटा इनसफिशिएंट है या नियर इवैल्यूएटेड हैं, तो यहाँ पर आपको जिसके ऐसी जाती हैं जिनको हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं वो इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। इसके अंतर्गत यदि हम और कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ बताई गई हैं कि टू बी लिस्टेड एज थ्रेटेंड ए स्पीसीज मस्ट फिट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जो भी विलुप्ति के आधार हैं, जो विलुप्त हो गए से लेकर के डाटा इनसफिशिएंट तक यहाँ पर आपकी 9 श्रेणियाँ उन्होंने बता रखी हैं। ए प्रोजेक्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ ग्रेटर दैन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर ऑफ 3 जनरेशन। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस अगले 10 सालों में किस तरीके से जो अगली जो डिफिशिएंट हुए था, जो प्रजातियों की संख्या में जो गिरावट आई है 80%, फिर 50%, फिर 30% आ गया है। एक ग्लोबल रेंज ऑफ लॉस दैन पर किलोमीटर, तो यहाँ पर 100 किलोमीटर में 80% है, 5000 किलोमीटर 50%, 20000 किलोमीटर 30% है, जो ग्लोबल डाटा वहाँ पर डिफिशिएंट हो गए हैं, जीवों की विविधता कम हुई है। और इसके स्टेबल ग्लोबल पॉपुलेशन साइज ऑफ लेस दैन 50 to 51,000 इंडिविजुअल्स के तौर पर यहाँ पर ये भी डाटा आपको दिखाया गया है कि कितने % लोगों पर क्या यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होता है कि एक इंडिविजुअल जो साइज़ है किसी भी पॉपुलेशंस को लेकर वहाँ पर कितनी इसमें गिरावट आई है, 50%, 250 पर, 1000 पर। तो इस तरीके से अगर डाटा देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबल लॉस यहाँ पर ये दिखाया गया है, कितने लोगों की हानि हो चुकी है, कितनी जीवों की नष्ट यहाँ पर हो चुकी है, और पर स्क्वायर किलोमीटर को लेकर, जीवों को लेकर। तो इस तरीके से यहाँ पर जीवों की संख्या दी हुई है आपकी, कुछ यहाँ पर डाटा आपको दिए हुए हैं, तो काफ़ी सब बड़ी मात्रा में जीवों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। एट द लास्ट अगर हम देखें कि जैव विविधता को हम किस तरीके से संरक्षित करने के हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, तो जैव विविधता को हम संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ यहाँ पर अधिनियम बनाए गए हैं। जैसे कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। 1972 अधिनियम के माध्यम से अवैध शिकार व व्यापार रोक हेतु जुर्माने एवं दंड का प्रावधान किया गया है। तो अवैध
शिकार व व्यापार पर रोक लगाने के लिए जुर्माना भी है और दंड के प्रावधान किए गए। इसी तरीके से जैविक विविधता समझौता 1993 किया गया, जिसमें 3 चीज़ों को लक्ष्य उद्देश्य बनाया गया। जैव विविधता का संरक्षण करना है, जैव विविधता का सतत पोषण उपयोग सुनिश्चित करना है, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का स्वस्थ एवं समान बंटवारा सुनिश्चित करना है। क्या क्या करना है? जैव विविधता का संरक्षण करना है, जैव विविधता का सतत पोषण उपयोग सुनिश्चित करना है, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का स्वस्थ एवं समान बंटवारा सुनिश्चित करना है। ये आपका जैविक विविधता समझौता जो 1993 हुआ था, उसके अंतर्गत ये 3 लक्ष्य आपके निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के बात कर लेते हैं, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की बात करें तो इसमें एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई जो आपको चेन्नई में स्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। स्थानीय निकाय जो होते हैं जैव विविधता प्रबंधन समितियों की यहाँ पर स्थापना की गई है। जैसे राज्य जैव विविधता है, जैव विविधता बोर्ड है, वो राज्यों के स्तर पर वहाँ पर निर्मित होगी और राज्यों में रहने वाले जीवों इत्यादि को लेकर जो भी प्रावधान होंगे, जो भी अनुमति देनी होगी, संरक्षण के प्रयास करने होंगे, वो राज्य जैव विविधता बोर्ड देखेगी। इसी तरह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड है, वो यहाँ पर राज्य जैव विविधता बोर्डों के साथ वहाँ पर संलग्न रहेगी और उनके दिशा निर्देश इत्यादि बनाएगी, उसी के आधार पर इनको संचालन करेगी। राष्ट्रीय स्तर जैव विविधता को लेकर जो भी प्रावधान इत्यादि निर्धारित करना है, संचालन करना है, प्रशासन व्यवस्था अनुमति देनी है, जुर्माना लगाना, दंड करना है, नियम और विनियमन स्थापित करने हैं, वो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण करती है। इसी तरह स्थानीय निकायों को भी वहाँ पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों के रूप में विकसित किया गया है। तो एक तरीके से त्रिस्तरीय यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। एक प्रशासनिक संरचना यहाँ पर विकसित की गई है जो राष्ट्र से लेकर स्थानीय स्तर तक जैव विविधता के संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रावधान को लागू करने और उनके संरक्षण संबंधी प्रयासों उनके लिए कार्य वहाँ पर करेगा। अन्य प्रावधानों की यदि हम बात करें इसके अंतर्गत, तो इसमें जैविक संसाधनों प्राप्त या उपयोग विदेशी नागरिक संगठन को एनबीए की अनुमति लेना है। तो किसी भी जैविक संसाधनों को प्राप्त करना हो या उनका प्रयोग करना हो तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? राज्य जैव विविधता बोर्ड या आपको राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए से आपको अनुमति लेनी होगी। किससे? एनबीए से अनुमति लेनी होगी। किन चीज़ों के लिए? जैविक संसाधनों की प्राप्ति के लिए या उनका उपयोग करने के लिए किसी भी विदेशी नागरिक को या किसी भी विदेशी संगठन को किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रीय जैव विविधता को। तो यदि कोई विदेशी संगठन या आपका विदेशी नागरिक आता है तो वहाँ पर वो हमारे स्थानीय जैविक संसाधनों इत्यादि का प्रयोग करना चाहता है, उसका उपयोग करना चाहता है, तो उसे राष्ट्रीय जैविक विविधता से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से यदि कोई भारतीय नागरिक है या संगठन है को जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए चाहिए तो वहाँ पर उसे किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? एसएसबी से, अर्थात जो स्टेट को लेकर जो संस्था बनाई गई है राज्य जैव विविधता बोर्ड एसएसबी, उसको वो अनुमति देगा किसको? भारतीय नागरिकों को या संगठनों को किसी प्रकार के वाणिज्यिक उपयोग को लेकर। इसके अतिरिक्त अनुसंधान जैविक औषधि उपयोग हेतु स्वतंत्र रहेंगे और आर्थिक लाभ फीस रॉयल्टी को राष्ट्रीय जैव विविधता कोष में जमा किया जाएगा। तो जैव संसाधनों को उपयोग को लेकर जो भी वहाँ पर आर्थिक लाभ होगा, जो भी फीस की प्राप्ति होगी, जो भी रॉयल्टी होगी, वो जो भी मिलेगा वो आपको कहाँ जमा करनी है? वो आपको राष्ट्रीय जैव विविधता कोष में जमा करनी है। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिकों को अनुसंधान एवं जैविक औषधि उपयोग हेतु आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप उनका वाणिज्यिक उपयोग करते हैं तो वहाँ पर उसके लिए आपको एसएसबी से अनुमति लेनी पड़ेगी। और वाणिज्यिक उपयोग करने के बाद जो भी आपको आर्थिक लाभ होगा, जो भी फीस मिल रही, जो भी रॉयल्टी इत्यादि है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और वो कहाँ जमा करना पड़ेगा? वो आपको एनबीए में जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने मेरे साथ यहाँ पर जैव विविधता के टॉपिक को फिनिश कर लिया है। आज हमने यहाँ पर 7वां जो टॉपिक था उसको यहाँ पर ख़त्म कर लिया। तो इस तरीके से जैव विविधता का ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। आपको करना क्या है? रिवीजन करना है। इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। पीडीएफ ऑलरेडी बनी हुई है इसकी, आपको इन्हीं को पढ़ना है। नोट्स भी देखिए क्या होता है कि जैव विविधता का टॉपिक अभी पढ़ने जाइए तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है और उसको यहाँ पर अगर हम 10-12 पेजेस में उसको कलेक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी लेकर आ सकते हैं। चीज़ों को 2-3 बार पढ़ें ज़रूर, पढ़ने के बाद ही आप शॉर्ट नोट्स बनाने सीखें। उससे क्या होता है कि कई बार ऐसी चीज़ें जो आपको याद होती हैं उसको आपको लिखना नहीं पड़ता है, तो फिर वहाँ पर आप सिर्फ उन चीज़ों को लिखें जो आप कई बार भूल जाते हैं या बार बार भूल जाते हैं।
तो आप भी उनमें से ऐसी चीज़ों को ज़रूर वहाँ पर नोट डाउन करें जो कि इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ हों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, उन्हीं को आप अपने शॉर्ट नोट्स में वहाँ पर ऐड करें, जिसके माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद हो जाएंगे और वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में उन पॉइंट्स का एडअप होगा। जब भी रिवीजन करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें वापस से याद आ जाएंगी और इस तरीके से रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स में हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम जैसे अभी प्री का आने वाला है, मेंस का आता है, तो वहाँ पर आपको प्री में तो चलिए फिर भी कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ते, वहाँ पर 6, 7, 8 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते हैं। मेंस में ऐसे 15 से 20 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्लस वहाँ पर आंसर राइटिंग की अलग मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे समय में यदि आपके पास 200-300 पन्नों की बुक की जगह पर 40-50 पेज 60 पेज की अगर एक शॉर्ट नोट्स होगी तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे आपको 250 पेज की एक बुक की बजाय 50-50 पेज के यदि 4 सब्जेक्ट के नोट हो जाएंगे, 5 सब्जेक्ट के नोट हो जाएंगे, तो जितनी देर में आप एक बुक पढ़ेंगे उतनी देर में आप 5 अलग अलग टॉपिक को एक बार पढ़ लेंगे और उससे आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। बाकी मैंने यहाँ पर जैव विविधता को आपको पढ़ा दिया है, आई होप आप इसे अच्छे समझ गए होंगे, आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। ग्राफिंग, टॉपिक, पॉइंट, सब चीज़ों को हमने अच्छे से यहाँ पर देखा है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एनवायरनमेंट की क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत अगले टॉपिक को लेकर और वो कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।